मामला बहुत गंभीर है हुँ, और इस हद तक गंभीर है कि लोग ये कहेंगे कि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है या एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट है। हुँ, मतलब ईडी का मीनिंग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है या एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट है। विजिलेंस ब्यूरो का आरोप है कि ये जो अंकित तिवारी नाम के जो अधिकारी हैं, उन्होंने पहले उनको नोटिस दिया, फिर अपने दफ्तर बुलाया और गंभीर मामला इसलिए बनता है कि अकॉर्डिंग टू विजिलेंस ब्यूरो अंकित तिवारी ने डॉक्टर को कहा कि पीएमओ के आदेश पे आपके खिलाफ इंक्वायरी खोली गई है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक का नाम लिया गया। इसलिए एक गंभीर हुँ, आरोप है। और उसमें क्या हुआ कि 3 करोड़ रुपए की मांग की गई। ये पहली बार ऐसा देखा गया कि ईडी के दफ्तर पे स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने सर्च ऑपरेशन चलाया और स्टेट की पुलिस चारों तरफ से उस दफ्तर को घेरे बैठी रही। सामान्य रूप से आप देखते होंगे कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां इनकम टैक्स का छापा पड़ता है या उनका जैसे ईडी का ही छापा पड़ता है या सीबीआई का जब भी छापा पड़ता है, तो सेंट्रल लोकल गवर्नमेंट की जो हुँ, पुलिस फोर्स है उस एरिया को घेर लेती है, क्योंकि उनको स्टेट पुलिस पे शायद भरोसा नहीं होता। तो इस बार इसका जस्ट उलट वहां तमिलनाडु में देखने आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी के कार्यालय का सर्च स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी ने की है। मामला सिर्फ विपक्ष और शासक का नहीं है। मामला सिर्फ जातियों का या धर्म का नहीं है। मामला है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर पे लगातार जो हमला हुआ है इस देश के अंदर, जो हुँ, संघीय ढांचे हुँ, पे अटैक हो रहा है, संघीय ढांचे में जो स्टेट के कर्मचारियों का करप्शन का मामला है वो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन वहां पे राज्य सरकार अगर एक अपने कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज करती है, तो कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां जो विपक्षी शासित राज्य जहां पे अगर मामला दर्ज कर रही है, वहां पे ईडी के प्रेजेंस आप आंखों से देखेंगे। आप जैसे देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, हर जगह ईडी के लोग घूम रहे हैं। पंजाब में ईडी के लगातार छापे पड़ रहे हैं, लगातार छापे पंजाब में पड़ रहे हैं। ईडी में अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई मुझे नहीं दिखी। इनका इंटरनल विजिलेंस क्या है? इसका मतलब है कि पूरी तरह से ये एक तरह से एक ऐसा ये एक एजेंसी डेवलप की गई है पूरे देश में, जिसमें ये है कि हर कोई कानूनी काम करने के लिए इनको इजाजत मिली हुई है। कोई कानून से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हाँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आप कह सकते हैं इसको कि इनका इंटरनल विजिलेंस वीक है, इनके अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इंटरनल विजिलेंस कोई जांच नहीं करता, क्या करता है ये बताएं कि पिछले 5 साल 7 साल में जब से ईडी को पावर मिला है, ऐसा तो नहीं है कि ईडी एकदम सब सब सत हरिश्चंद्र के अधिकारी आ जाते हैं। एक भी ऐसे अधिकारी नहीं होंगे जो भ्रष्ट नहीं होंगे। उनका इंटरनल विजिलेंस ने कितने अधिकारियों पे कार्रवाई करी है, कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया है, कितने अधिकारियों को डेपुटेशन से वापस भेजा है। तमिलनाडु में फिर बवाल है। इस बार सनातन धर्म को लेकर नहीं, सनातन धर्म से छिड़े विवाद में भी उदयनिधि पीछे नहीं हटे, कोर्ट में बकायदा जवाब दे रहे हैं। इस बार बवाल ब्यूरोक्रेसी को लेकर है कि जहां ईडी के डर से विपक्षी दल के नेता एक तरह से भय की स्थिति में रहते हैं, जो सरकार के विचार के उलट विचार रखते हैं या क्रिटिक हैं, ईडी का इस्तेमाल उनको धरने, पकड़ने, दबोचने के लिए होता है। लेकिन इस बार तमिलनाडु पुलिस ने ईडी के एक अधिकारी को रंगे हाथ 20 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से ईडी जिस तरह से काम कर रही है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के तहत काम कर रही है। दिल्ली में भी भ्रष्टाचार का मामला आया। तो ईडी हर जगह जाके नेता और अभिनेता तमाम लोगों से पूछताछ कर सकती है, पकड़ सकती है। लेकिन क्या ईडी पर अंकुश लगाने के लिए, ईडी के अंदर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कोई मैकेनिज्म ईडी के पास और सरकार के पास नहीं? क्या ईडी अपने पॉलिटिकल बॉसेस को लेकर तानाशाह के रूप में काम कर रही है? क्या हुआ है तमिलनाडु में, दिल्ली में क्या हुआ था, ये सब इस एपिसोड में बताने वाला। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट संजीव पांडे साहब इस एपिसोड में मौजूद हैं। पूरी खबर और पूरे डेटा के साथ इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि काबा तमिलनाडु में क्या पलटवार किया है तमिलनाडु ने। अगर केंद्रीय संस्थाएं सरकार के इशारे पर मनमाने तरीके से काम करेगी, तो इसकी संभावना हमने पहले के एपिसोड में भी जताया था कि तब तो एक अराजक स्थिति बनेगी, वो उसको पकड़ेगा और चूहा बिल्ली का खेल होगा और जनता जो है देखेगी कि आखिर चल क्या रहा है।
स्वागत है संजीव जी। जी, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या हुआ इस बार तो मामला उल्टा पड़ गया। हैं? देखिए, मामला बहुत गंभीर है हुँ, और इस हद तक गंभीर है कि लोग ये कहेंगे कि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है या एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट है। हुँ, मतलब ईडी का मीनिंग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है या एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट है। हुँ, जो ताज़ा मामला तमिलनाडु में जो घटित हुआ है, तमिलनाडु का जो मामला आया है, उसमें ईडी के एक ऑफिसर को 20 लाख रुपए रंगे हाथ लेते हुए चेस करके 10 से 12 किलोमीटर जो चेस करके तमिलनाडु के एंटी करप्शन ब्यूरो या विजिलेंस जो डिपार्टमेंट है, उसने हुँ। अंकित तिवारी नाम के ईडी के एक ऑफिसर को अरेस्ट क्या किया। नाम है? अंकित तिवारी। पंडित जी हैं? हाँ, हाँ, ब्राह्मण है। चलिए, ये कहाँ तो के हैं? ईडी का मसला है, इसमें ब्राह्मण है उसका तो नहीं है, बाकी दलित नहीं, भी वो ज़रूर पकड़ते हैं। भ्रष्टाचारियों की भी जाति होती है, चोरों की भी नहीं, जाति है, क्रिमिनल्स देखिए की भी वैसे जाति तो होती नहीं, वो मैं इसलिए वो है कि नवल किशोर मीणा इससे पहले एक ईडी के अफसर राजस्थान में है। अरेस्ट ठीक हो है, वो चुके हैं। बिना है तो ठीक है, वो सब चलेगा। लेकिन आंकड़ा जब आएगा तो एनालिसिस हुआ है कौन जात के पास कितनी धन संपत्ति, कौन कितनी कितना धन भ्रष्ट। संपत्ति है। हाँ, तो एकदम। तो अब वो मामला क्या था? मामला ये था कि अंकित तिवारी साहब एक डॉक्टर को एक्सटॉर्शन करने की कोशिश कर रहे थे अकॉर्डिंग टू तमिलनाडु विजिलेंस ब्यूरो। डॉक्टर अच्छा, साहब के ऊपर कोई राज्य सरकार ने मामला दर्ज किया था किसी टाइम पे। वो डॉक्टर कभी राजभवन में तैनात थे, डिंडीगुल में रहते थे और विजिलेंस ब्यूरो ने उनका मामला जो था ऑलरेडी बंद कर दिया था और कहा गया था कि अब इसमें कोई मामला नहीं बनता है। हुँ, हुँ, विजिलेंस ब्यूरो का आरोप है कि ये जो अंकित तिवारी नाम के जो अधिकारी हैं, उन्होंने पहले उनको नोटिस दिया, फिर अपने दफ्तर बुलाया और गंभीर मामला इसलिए बनता है कि अकॉर्डिंग टू विजिलेंस ब्यूरो अंकित तिवारी ने वो डॉक्टर को कहा कि पीएमओ के आदेश पे आपके खिलाफ इंक्वायरी खोली गई है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक का नाम लिया गया। इसलिए एक गंभीर हुँ, आरोप है। और उसमें क्या हुआ कि 3 करोड़ रुपए की मांग की गई और फिर उसके बाद उसको उनके घर पे भी गया वो अधिकारी। फिर कहा कि ठीक है, ऊपर के अधिकारी जो है 51 लाख रुपए पे 50 लाख पे मान गए हैं, तो आप 50 लाख रुपए दे दो। उसके बाद डॉक्टर ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो जो है तमिलनाडु का, जो भ्रष्टाचार निरोधक जो एक पुलिस का जो डिपार्टमेंट होता है सरकार का, उनके पास उसने शिकायत दर्ज करने के बाद फिर विजिलेंस ब्यूरो ने ट्रैप लगाया और पैसे के डिलीवरी के टाइम पे ही जब वो पैसे का डिलीवरी ले लिया और वो अधिकारी जी ने अपनी गाड़ी में पैसे रख लिए, पैसे लेके वो भागने लगे। फिर तमिलनाडु पुलिस ने पीछा करते हुए एक टोल के पास जाके उनको अरेस्ट कर लिया। उसके हुँ, बाद मदुरई के दफ्तर में जो रीजनल ऑफिस है ईडी का वहाँ पे और ईडी के उस दफ्तर पे सर्च ऑपरेशन चलाया विजिलेंस ब्यूरो ने और ये पहली बार ऐसा देखा गया कि ईडी के दफ्तर पे स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने सर्च ऑपरेशन चलाया और स्टेट की पुलिस चारों तरफ से उस दफ्तर को घेरे बैठी रही। सामान्य रूप से आप देखते होंगे कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां इनकम टैक्स का छापा पड़ता है या उनका जैसे ईडी का ही छापा पड़ता है या सीबीआई का जब भी छापा पड़ता है तो सेंट्रल लोकल। गवर्नमेंट की जो पुलिस फोर्स है उस एरिया को घेर लेती है क्योंकि उनको स्टेट पुलिस पे शायद भरोसा नहीं होता। तो इस बार इसका जस्ट उलट वहां तमिलनाडु में देखने आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी के कार्यालय का सर्च स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी ने की है और उस सर्च ऑपरेशन के दौरान स्टेट पुलिस की पूरी टीम बाहर खड़ी थी। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ईडी ने आईटीबीपी अंदर अपने दफ्तर में आईटीबीपी की पुलिस लगाई गई थी। अब ये ताजा वारफेयर जो है, इस वारफेयर के बाद ईडी की वर्क शैली पे सवाल उठना जरूरी है। वो इसलिए कि पिछले 3 महीने में ईडी के 3 नहीं, अधिकारी। संजीव जी, आईटीबीपी की पुलिस ने जब दफ्तर में घुसी जब तमिलनाडु पुलिस, तो आईटीबीपी की पुलिस ने क्या किया? नहीं, आईटीबीपी के पुलिस वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए उन्होंने रखा था। वो इसलिए कि वहां कागज उगज काफी पड़े होते हैं तो उनको लगता है कि कोई हंगामा ना हो जाए। या भाई शक तो दूसरे पुलिस पे होती है। आप बताइए कि जब हुँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां जाती है तो स्टेट पुलिस को इसीलिए नहीं रखने देते कि कोई डिस्टर्ब ना कर दें। तो उन्होंने अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से आईटीबीपी रखा था। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है उस हुँ, खबरों में आईटीबीपी की सुरक्षा में रखा गया था। आईटीबीपी के अंदर लोगों जवान थे खड़े और सामान्य रूप से चूंकि ईडी का दफ्तर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के वहां पे पुलिस वाले तो खड़े ही होंगे
और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों में आपस में कोऑर्डिनेशन भी होता है और हर जगह हर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पुलिस फोर्स है, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे टीबीपी हो, चाहे बीएसएफ हो, उनकी पूरी टीम तो होती है, हर स्टेट में डिप्लॉयमेंट होता है लॉजिस्टिक एंगल से कि कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आए तो उनको भेजा जाता है, स्टेट की डिमांड पे भी भेजा जाता है। जी। तो मसला अब इसलिए गंभीर हो गया कि देखिए अगस्त महीने से लगातार ईडी पे क्वेश्चन उठ रहा है, ईडी के अधिकारियों के वर्किंग पे क्वेश्चन उठ रहा है। दिल्ली लीकर घोटाला में अगस्त महीने में ईडी के एक असिस्टेंट डायरेक्टर को अरेस्ट किया गया था, पवन खत्री साहब उनका नाम था, पवन खत्री नाम था, और उन पे दिल्ली लीकर घोटाला में 5 करोड़ रुपए का घूस लेने का आरोप था। और उसके बाद ये मामला चूंकि खुल गया तो फिर ईडी के ही कंप्लेन पे सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया, पवन खत्री की अरेस्टिंग हुई, उसमें 3-4 और लोग भी अरेस्ट हुए। तो उसके बाद राजस्थान में क्या हुआ कि राजस्थान में नवल किशोर मीणा ईडी के एक ऑफिसर जो मणिपुर में तैनात थे, वो वहां पैसा लेने राजस्थान में पहुंच गए थे और एक्सटॉर्शन कर रहे थे, और वहां पे राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया 15 लाख रुपए लेते हुए। तो ये 3 मसले के बाद ईडी की वर्क शैली पे ये सवाल उठ रहा है कि क्या ईडी सिर्फ अपोजिशन के लीडरों को परेशान करने के लिए बनी थी? पहले तो था कि ईडी का था कि प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2002 में जब आया तो उसके बाद ईडी को बहुत पावर मिला। तो पावर मिलने के बाद था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के काम को रोकेगी। तो मनी लॉन्ड्रिंग का काम तो ईडी ने आज तक रोका नहीं है, अगर इनफैक्ट अगर आप पूरा अगर देखेंगे उसको जाकर तो अगर तह में। लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं की गिरफ्तारियां खूब हुई है, विपक्षी शासित राज्यों में ईडी के खूब रेड पड़े हैं, और जो भाजपा शासित राज्य है वहां पे ईडी की रेड कहीं जल्दी ज्यादा नजर नहीं आए। और लेकिन अब यह है कि क्या ईडी विपक्षी शासित राज्यों के नेताओं को डराने के लिए, वहां वो जो राज्य सरकार के अधिकारियों को डराने के अलावा क्या कोई एक्सटॉर्शन का भी काम कर रही है? क्योंकि देखिए मामला इसलिए ज्यादा गंभीर हो रहा है कि देखिए ईडी और एनआईए ये 2 डिपार्टमेंट्स को इतने ज्यादा पावर मिल गए हैं कि ये स्टेट सब्जेक्ट में इंटरफेयर किसी न किसी लकूने के तहत कर रही है। सामान्य रूप से पुलिसिंग जो है स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सरकार के अगर कर्मचारी कोई करप्शन करते हैं तो उनपे पीसी एक्ट पे कोई भी कार्रवाई होती है तो स्टेट का विजिलेंस ब्यूरो है। अब वहां पे सेंटर नहीं घुस सकती। आपको याद होगा कि जब सीबीआई जो है, सीबीआई भी बहुत पहले से भारत में काम कर रही है, लेकिन सीबीआई स्टेट के अंदर स्टेट के राज्य कर्मचारियों पे हाथ नहीं डालती क्योंकि उनके जुरिडिक्शन में नहीं होता। सीबीआई उसी इलाके में रेड मारती है स्टेट के कर्मचारी पे अगर वो दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, यूनियन टेरेटरी हो। स्टेट के किसी मामले को सीबीआई तभी टेक ओवर करती है जब राज्य सरकार रिकमेंडेशन करे या हाई कोर्ट रिकमेंडेशन। ईडी को इतना ज्यादा पावर है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट भी अगर कोई मुकदमा दर्ज करती है तो उस मामले में ईडी बिना स्टेट के परमिशन के जाकर छापा मार सकती है, क्योंकि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक एस्पेक्ट्स जो नया जोड़ने की जो एक कवायद शुरू हो गई या जो जानबूझ के वो डाला गया, या 2002 का जो एक्ट है पीएमएलए एक्ट, जिसके तहत ईडी को इतने असीमित अधिकार दे दिए गए कि उस अधिकार के तहत राज्य के अंदर भी कोई करप्शन का मामला अगर विजिलेंस ब्यूरो दर्ज कर रही है तो उसमें ईडी सीधा कूदती है। जैसे ताजा मामला है, ये राज्य सरकार ने एक मामला दर्ज किया था अपने डॉक्टर के खिलाफ, लेकिन वहां भी ईडी कूद गई, सिर्फ कि पीएमएलए का कहीं से मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई है, सिर्फ एक अनुमान के आधार पे इसमें ईडी कूदती है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो उस आधार पे एक्सटॉर्शन का काम शुरू हो गया। और ये एक जानकारी बहुत जरूरी है कि ईडी कोई नई संस्था नहीं है। 1950 के दशक में ईडी की स्थापना हुई थी, लेकिन ईडी का जो असीमित पावर जो मिला वो 2002 में मिला जब पीएमएलए एक्ट को भारत में लागू किया गया। उसके बाद ईडी को बहुत पावर मिल गया और ये स्टेट के अंदर विपक्षी दलों को डिस्टेबलाइज करना, विपक्षी दलों को टारगेट करना, विपक्षी शासित राज्यों के सरकारों को टारगेट करना, उनके अंदर काम करने वाले अधिकारियों को टारगेट करना, ये इनका एक मेन असीमित अधिकार मिलने के कारण ये कार्रवाई शुरू कर लगे। इनसे ना कोई पूछने वाला है, किसी भी राज्य के अंदर जाके किसी भी समय किसी भी घर पे छापा डाल सकते हैं, बिना कारण बताए अरेस्टिंग भी हो सकती है। आपको पता ही है कई मामलों को चैलेंज भी किया गया है कि उनको बताते भी नहीं अरेस्ट कर लेते हैं। और पीएमएलए एक्ट को जो उसकी वैधता पे, पीएमएलए एक्ट की वैधता को भी सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी लार्जर बेंचेस की सुनवाई कर रही है। तो मेरा यह मानना है कि इस गिरफ्तारी के बाद देश में एक नए तरह का विवाद है कि जो विवाद चल रहा है, मामला सिर्फ विपक्ष और शासक का नहीं है, मामला सिर्फ जातियों का या धर्म का नहीं है, मामला है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर पे लगातार जो हमला हुआ है इस देश के अंदर, जो संघीय ढांचे पे अटैक हो रहा है, संघीय ढांचे में
जो स्टेट के कर्मचारियों का करप्शन का मामला है वो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन वहां पे राज्य सरकार अगर एक अपने कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज करती है, तो कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां जो विपक्षी शासित राज्य जहां पे अगर मामला दर्ज कर रही है, वहां पे ईडी के प्रेजेंस आप आंखों से देखेंगे। आप जैसे देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, हर जगह ईडी के लोग घूम रहे हैं। पंजाब में ईडी के लगातार छापे पड़ रहे हैं, लगातार छापे पंजाब में पड़ रहे हैं, दिल्ली में भी ईडी के छापे तो आप देख ही रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये संघीय ढांचे पे जो लगातार हमले की कोशिश है, तो ये हमको लगता है कि पानी सर से निकल रहा था। तभी ये आपने 2 इंपॉर्टेंट कार्रवाई देखी होगी, राजस्थान के अंदर जो एसीबी ने कार्रवाई करी है और ये तमिलनाडु के अंदर जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करी है और जिसमें ये गिरफ्तारी हुई है। और इस पे मतलब कि आप मान के चलिए कि जो ईडी के अंदर जो पोस्टिंग्स हैं, ईडी के अंदर जिन अधिकारियों को लाया गया है, इन सारे चीजों पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठ रहे हैं। संजीव जी, इस पे तो बहुत सारे सवाल उठेंगे और जब कोई निष्पक्ष सरकार या ऐसी सरकार आएगी जिनकी फंक्शनिंग को भी मॉनिटर करे, मामला अंदर खाते तक बहुत है। लेकिन सवाल है कि क्या जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, तमिलनाडु ने एक रास्ता दिखा दिया है क्या? देखिए, मैं समझता हूं कि तमिलनाडु गवर्नमेंट की जो कार्रवाई है ना, ये जो पॉलिटिकल बैटल है उसका भी एक रिपरकशन तो है ही। अब सवाल था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। कार्रवाई तो पंजाब में भी ईडी कर रही थी। अब ऐसा नहीं है कि पंजाब में जो ईडी के जितने अफसर हैं सब ईमानदार हैं जो पंजाब में कार्रवाई करने जा रहे हैं। और भी विपक्षी शासित महाराष्ट्र में भी ईडी की कार्रवाई पहले हुई थी। आपको याद होगा कि जब शिवसेना की सरकार थी तो एनसीपी के कुछ मंत्री अरेस्ट हुए थे, शायद मेरे हिसाब से नवाब मलिक साहब अरेस्ट हुए थे, फिर अनिल देशमुख अरेस्ट हुए थे सेंट्रल एजेंसियों के कार्रवाई में। लेकिन महाराष्ट्र में भी किसी शासक का, विपक्षी दल का शासन रहा, हिम्मत नहीं हुई कि वो बिल्ली के गले में घंटी बांध ले। तो मैं समझता हूँ कि स्टालिन ने जो ये कार्रवाई करी है ये बहुत बड़ी हिम्मत का बहुत हिम्मत का काम है। और जिस ढंग से राजभवन और स्टालिन के बीच एक जो टसल चल रहा है और जिस ढंग से वो भी एक सिग्नल है। क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो डॉक्टर हैं वो राजभवन में कार्यरत रहे हैं। ये जो डॉक्टर हैं पहले राजभवन में कार्यरत रहे हैं। ये जहां तक अखबारों में खबर आ रही है, जो जिन डॉक्टर की कंप्लेन पे वो ईडी के ऑफिसर की गिरफ्तारी हुई है, तो राजभवन में जिस ढंग से राजभवन विधानसभा के हर बिल को रोक रहे थे, जिस ढंग से फेडरल स्ट्रक्चर पर राजभवन की तरफ से हमला हो रहा था कि एक भी बिल नहीं पास होना, जो मर्जी है लंबे समय तक रखे रहना, आर्टिकल 200 का कोई ध्यान ही नहीं कि गवर्नर्स कितने दिन तक बिल रख सकते हैं, कितने दिन तक उसको राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए रख सकते हैं, कितने दिन में उनको वापस करना है, कोई नियम कानून नहीं, जो हमारी मर्जी से हम संविधान चलाएंगे। तो वही लगभग ये काम हो रहा था। तो मेरा मानना है कि स्टालिन ने हिम्मत का काम दिखाया है। देखिए, ईडी की कार्रवाई केरल में भी 1-2 जगह मैंने देखी हुई है, अगर आपको याद होगा तो। और इसी ढंग से महाराष्ट्र में हुई, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने ये कार्रवाई तब की थी, आपको याद होगा अभी जब नवल किशोर मीणा की जब गिरफ्तारी हुई थी, तो ये तब हुई थी कि उसके कुछ दिन पहले ही अशोक गहलोत साहब के बेटे को ईडी ने चुनावी दौर में सम्मन कर लिया था, वैभव गहलोत को। फिर डोटासरा पे ईडी ने रेड डाल दिया था। डोटासरा पे ईडी की कार्रवाई चलने की सम्मन उम्मन कर लिया था या रेड डाला था, ऐसा कुछ कार्रवाई हो रही थी। वहां के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ऐसा तो है नहीं कि राज्य सरकारें जो है वो अपनी आंखों को बंद रखती हैं। राज्य सरकारों के पास भी एक अपनी एजेंसी होती है और उस राज्य के अंदर अगर आप कोई भ्रष्टाचार का मामला कर रहे हैं, चाहे वो भारत सरकार के हो, आप किसी भी एजेंसी के हो, आप एमपी हो, एमएलए हो, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, लेकिन उस राज्य की सीमा के अंदर एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो या वहां की पुलिस के हिसाब, पुलिस के पास कानून सम्मत कार्रवाई का एक अधिकार होता है विभिन्न अपराधों, अलग अलग अपराधों में। तो नवल किशोर मीणा साहब महाराष्ट्र मणिपुर में थे, ईडी के कोई मामले में कि हम आपको रियायत दिला देंगे, राजस्थान आ गए थे, पैसे लेने आ गए थे और रंगे हाथ पकड़े गए वो उनका जो कोई एजेंट जो था। तो अशोक गहलोत साहब ने भी हिम्मत दिखाई। इतने बेवकूफ अधिकारी, क्या ट्रेनिंग इनको मिला है, घूस लेने भी नहीं आता। इस पे भी मैं एक बात बताता हूँ, बड़ा दिलचस्प बात है। इस मामले में जो खबर आई है, अब कितनी सच्चाई है तो जांच का विषय है जी। ये जो अधिकारी है अंकित तिवारी, इसके बारे में जो अधिकारी के बारे में बताया जा रहा है, ये व्हाट्सएप मैसेज भी कर रहा था, व्हाट्सएप कॉल भी कर रहा था उसको, डॉक्टर को। अच्छा। हाँ,
व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज भी इसी एसीबी ने कुछ पकड़े हैं, जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स या किसी 2-3 अखबारों को जो मैंने पढ़ा, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदू की सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं ये आज, तो उसमें कोई व्हाट्सएप मैसेज का भी जिक्र है। तो व्हाट्सएप मैसेज तो आजकल करता नहीं है, या तो मतलब कि दिल्ली में इतना भारी उनको प्रोटेक्शन है कि आप जो करो यार, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ो, हम हैं ना, करो जितना जो करना है। मसला ये आ जाता है कि ऑफिसर इतना डेयरिंग क्यों हो रहा है इस टेक्नोलॉजी के युग में, जब टेक्नोलॉजी को कोर्ट में एविडेंस माना जा रहा है और कोई भी इस तरह का प्रूफ अगर जांच में आ जाता है तो कोर्ट में कार्रवाई बहुत सख्त हो सकती है। वैसे टाइम पे अगर ये कर रहा है तो ये बहुत हिम्मत वाला ऑफिसर है और इसको कोई बहुत टॉप लेवल में प्रोटेक्शन होगा, तभी इतना करने की हिम्मत कोई कर सकता है। स्टेट पुलिस क्या कर लेगी? स्टेट पुलिस की हिम्मत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसी एजेंसी को छू देगी? ये एक परसेप्शन होता है। जब आदमी के पास सुपर पावर, जब वो पावर में होता है तो अपने आप को सुपर पावर समझता है, तो उसको लगता है कि कानून फानून सब जो है वो हम ही कानून है, हम जो कहेंगे वही कानून हो जाएगा, हम जो करेंगे वही कानून होगा, करना करना दोनों उनके हिसाब से कानून होता है। देखिए एक चीज देखिएगा कि ईडी के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो कोई इनका ज्यादातर अपना कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, कोई अपना कोई इनकम टैक्स के अधिकारी आते रहते हैं उसमें। 3 तरह के अधिकारियों का मैंने देखा कि इसमें जमावड़ा है। इनकम टैक्स आईआरएस से है, आईपीएस भी हैं और आईएएस भी हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के भी ऑफिसर्स हैं, आईआरएस भी हैं और ये भी हैं, और ये इनका उपला कैडर भी है, इनका निचला कैडर भी है। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी है, इनकम टैक्स कमिश्नर भी है, इनकम टैक्स क्या कहा जाता है ऑफिसर भी है, इसी ढंग से आईपीएस भी हैं, ऐसे ही डीएसपी भी हैं, स्टेट पुलिस के लोग डेपुटेशन पे। और मैं एक बड़ा दिलचस्प बात बताता हूं कि यहाँ डेपुटेशन पे आने के लिए बहुत मारामारी है, बहुत तगड़ी सिफारिश चाहिए, तब आप जाके डेपुटेशन पे आ सकते हैं। लाइन लगी हुई है यहाँ पे डेपुटेशन पे आने के लिए, तो आखिर ऐसा क्या चीज है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में कि लाइन लगी हुई है आने के लिए, और यहाँ पे इतना पॉलिटिकल तगड़ी सिफारिश चाहिए? तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा सिस्टम कि आखिर अपना कैडर क्यों नहीं, सीबीआई का अपना एक कैडर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीबीआई का एक बहुत बड़ा कैडर है, जबकि सीबीआई जो है वो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से एक पावर लेके एक नोटिफिकेशन से बना हुआ है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। उसके बावजूद सीबीआई के अपने इंस्पेक्टरों की भर्तियां होती है, अपने क्लर्क की भर्ती होती है, और सीबीआई के इंटरनल विजिलेंस बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारे सीबीआई अधिकारी और भ्रष्ट सीबीआई अधिकारियों पे कार्रवाई भी हुई है, इंटरनल विजिलेंस में कार्रवाई हुई है, इंटरनल विजिलेंस की शिकायत पे कार्रवाई हुई है, लेकिन ईडी में अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई मुझे नहीं दिखी। इनका इंटरनल विजिलेंस क्या है? इसका मतलब है कि पूरी तरह से ये एक तरह से एक ऐसा ये एक एजेंसी डेवलप की गई है पूरे देश में, जिसमें ये है कि हर कोई कानूनी काम करने के लिए इनको इजाजत मिली हुई है, कोई कानून एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, हाँ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आप कह सकते हैं इसको, कि इनका इंटरनल विजिलेंस वीक है, इनके अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इंटरनल विजिलेंस कोई जांच नहीं करता, क्या करता है ये बताएं कि पिछले 5 साल 7 साल में जब से ईडी को पावर मिला है, ऐसा तो नहीं है कि ईडी एकदम सब सत हरिश्चंद्र के अधिकारी आ जाते हैं, एक भी ऐसे अधिकारी नहीं होंगे जो भ्रष्ट नहीं होंगे। उनका इंटरनल विजिलेंस ने कितने अधिकारियों पे कार्रवाई करी है, कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया है, कितने अधिकारियों को डेपुटेशन से वापस भेजा है, ये कोई डाटा लेके तो अब आना चाहिए ईडी को, क्योंकि अब इनके 3 अधिकारी स्टेट पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। एक जगह तो सेंट्रल एजेंसी ने ही हत्थे चढ़ाए हैं, सीबीआई ने पकड़े हैं ईडी के एक अफसर को जो अरेस्ट हुआ है, जो पवन खत्री जो है दिल्ली में जो अरेस्ट हुए हैं दिल्ली में। तो ये जो है ये बाकी 2 राज्यों में तो स्टेट पुलिस ने हाथ डाल दिए ना। तो मेरा ये मानना है कि ये जो है ईडी की पूरी वर्किंग पे क्वेश्चन हो गया है कि आखिर ईडी बनाया किस लिए गया है, क्या ये वसूली का भी एक संस्थान बन गया है? ये मसला तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा ना, अगली हेयरिंग में जब इस पे बातचीत होगी पीएमएलए एक्ट पे, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी आर्गुमेंट जाएगा। देखिए ये आर्गुमेंट इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और जाएगा कि देखिए पीएमएलए एक्ट चैलेंज है, पीएमएलए एक्ट को डेकोरियन बताया जा रहा है। पीएमएलए एक्ट 2002 में बनाया गया, 2002 में बनाने के बाद उसमें कई और संशोधन करके इतना बेलगाम पावर दिए गए कि मतलब कि इंडिविजुअल के राइट्स ही खत्म कर दिए। तो ये मामला तो उठेगा ही उठेगा। और तो और कोई ऐसा उस एक्ट में ये सेफगार्ड नहीं हुआ है कि अगर इनके बंदे अगर करप्शन में पाए जाएं, क्योंकि अब इतना किसी को पावर देंगे और पावर का अगर मिसयूज होगा तो मिसयूज करने वालों को क्या सजा देंगे? अब मिसयूज अगर करने वाले को सजा अगर सेंट्रल एजेंसी को देना होगा तो सेंटर में तो सेम गवर्नमेंट है, वो क्यों देगी? अब वैसे में स्टेट गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा, आप उनके एरिया में क्राइम कर रहे हैं तो उन्होंने आपको पकड़ लिया,
आपके ऑफिस का भी सर्च कर दिया। इससे ईडी की जैसी संस्था के जो एक रेपुटेशन पे भी इफेक्ट पड़ा है कि स्टेट पुलिस ने सर्च किया ईडी के दफ्तर को जाके। ये बहुत हिस्टोरिकली लिखा जाएगा कि ईडी के दफ्तर को सर्च स्टेट पुलिस ने किया, स्टेट के जो विजिलेंस ब्यूरो या एंटी जाकर सर्च किया। तो ये ईडी की सेंटिटी क्या रही, ईडी की गरिमा क्या रही, ईडी की क्रेडिबिलिटी क्या रही कि स्टेट का विजिलेंस ब्यूरो जाकर सर्च कर रहा है पूरे दफ्तर को, फाइलों को चेक कर रहा है। और ये बाकी राज्यों में भी हो सकता है, फिर ये शुरुआत हो जाएगी। तो ये तो बहुत एक गंभीर मसला है जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खुल के जवाब देना चाहिए। और चूंकि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है अभी ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसको पहले तो ये शायद इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास होता था ये डिपार्टमेंट, बाद में ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास आ गया और इनके पास असीमित पावर दे दिया है, पुलिस से ज्यादा पावर है इनके पास। मिनिस्ट्री फाइनेंस का है, पावर जो है पुलिस, सीबीआई, स्टेट एजेंसी इकोनॉमिक ऑफेंस में सबसे ज्यादा है इनके पास। बिना कारण बताए किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं ये चीजें तो मतलब कि अब तो ये है ना कि पहले तो कानून की वैधता को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, जब लार्जर बेंच के पास है, और अब ये है कि ये सरेआम एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। अब ये सामने बातें आ गई, ये तो बहुत ही गंभीर मसला है। चलिए, शुक्रिया संजीव जी। और इस खबर पे नजर बनी रहेगी, क्योंकि एक तरह से ये टकराव की स्थिति है सेंट्रल एजेंसी और स्टेट एजेंसी में। जिस तरह से ईडी का एक तरह से कहीं दुरुपयोग होता रहा है, वो सब दिख रहा है लोगों को। और इसका पलटवार पहले राजस्थान में, दिल्ली में सीबीआई ने गिरफ्तार किया, राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट ने किया, और तमिलनाडु में रंगे हाथ तिवारी जी है ना, अंकित तिवारी, अंकित तिवारी तिवारी जी रंगे अंकित हाथ। शुक्रिया संजीव जी, अंकित थैंक यू। दोस्तों देखते रहिए अम्बेडकर नामा, इस पे और खबर जो है आपको हम सुनाएंगे टाइम टू टाइम। शुक्रिया।